हम इंसान हमेशा से यह जानना चाहते हैं कि जिंदगी क्या है, जिंदा और बेजान चीजों में क्या फर्क है। इसका जवाब हमें यह समझने में मदद करेगा कि इस पूरी दुनिया में हमारी जगह क्या है। करीब 65 साल पहले वैज्ञानिक श्रोडिंगर ने पूछा था कि क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री जिंदगी को समझा सकते हैं। आज भी वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं। हम जानते हैं कि हम बेजान कणों यानी डेड मॉलिक्यूल से बने हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर हमें जिंदा कैसे बनाते हैं, यह आज भी एक बड़ा रहस्य है। इसे एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपको एक खेत में चलता हुआ फ्रिज मिल जाए, एक चलता हुआ रेफ्रिजरेटर। आप हैरान होंगे कि यह यहाँ कैसे आया और बिना बिजली के कैसे चल रहा है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह सूरज की रोशनी से चल रहा है। फ्रिज कुदरत के नियमों के खिलाफ जाकर अंदर ठंडक बनाए रखता है, लेकिन यह फ्रिज अपने आप वहां नहीं आ सकता। कुदरत खुद से कोई काम की और सलीके से बनी मशीन नहीं बनाती। कुदरत हमेशा चीजों को बिखेरना और बिगाड़ना पसंद करती है। लेकिन एक छोटा सा कीटाणु या बैक्टीरिया इस फ्रिज से कई गुना ज्यादा उलझा हुआ है। यह बैक्टीरिया एक छोटी फैक्ट्री की तरह काम करता है, जिसमें हजारों चीजें एक साथ काम करती हैं। इस फैक्ट्री का मेन काम एनर्जी लेकर अपने जैसी और सेल्स बनाना है। यही विज्ञान की सबसे बड़ी पैराडॉक्स यानी उलझन सामने आती है। विज्ञान के नियम कहते हैं कि चीजें बिगड़नी चाहिए और उनमें गड़बड़ी आनी चाहिए, लेकिन जिंदगी बहुत ही सलीके से चलती है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। यह किताब केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के बीच की दूरी को खत्म करती है। यह बताती है कि डार्विन का जीवों के बदलाव का नियम यानी डार्विनियन इवोल्यूशन असल में विज्ञान के कुछ बड़े और पक्के नियमों का ही एक हिस्सा है। कुदरत में एक खास तरह का ठहराव होता है, एक स्टेबिलिटी होती है। इसे समझकर ही हम जान सकते हैं कि जिंदगी कैसे शुरू हुई। चार्ल्स डार्विन ने भी पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि जिंदगी की शुरुआत के पीछे विज्ञान का कोई बड़ा नियम काम कर रहा है। जिंदा चीजें बहुत अजीब और कमाल की होती हैं। हमारी आंखें या हमारे शरीर के सेल्स किसी बेहतरीन मशीन जैसी हैं, जैसे राइबोसोम जो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। यह इतनी छोटी है कि इसे देखा नहीं जा सकता, फिर भी यह बहुत तेजी से और एकदम सही काम करती है। जिंदा चीजों में बहुत ज्यादा अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। गुलाब का फूल, व्हेल मछली या बैक्टीरिया सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं। साथ ही जिंदा चीजें अपने फैसले खुद लेती हैं। एक असली कुत्ता और एक खिलौने वाला कुत्ता दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन असली कुत्ता अपने मन से काम करता है। बेजान चीजों का आकार कैसा भी हो सकता है, जैसे कोई भी टेढ़ा मेढ़ा पत्थर, लेकिन जिंदा चीजों की बनावट बहुत पक्की और सटीक होती है, हाईली स्पेसिफिक होती है। हमारे डीएनए में एक छोटा सा बदलाव भी जानलेवा बीमारी ला सकता है। विज्ञान का एक कड़ा नियम है, सेकेंड लॉ है, कि दुनिया में हर चीज बर्बादी की तरफ बढ़ती है, डीके की तरफ। लेकिन हमारा शरीर अपनी बनावट, अपने ऑर्डर को बनाए रखने के लिए लगातार एनर्जी का इस्तेमाल करता है, इसलिए हम खाना खाते हैं। डार्विन का नियम यह तो समझाता है कि एक छोटी कोशिका, एक सिंगल सेल से इंसान कैसे बना, लेकिन वह यह नहीं बताता कि वह पहली कोशिका, वह पहला सेल कैसे बनी। जिंदगी की शुरुआत बायोलॉजी का नहीं बल्कि केमिस्ट्री का सवाल है। बेजान चीजों से अपने आप जिंदगी कैसे शुरू हुई, यह विज्ञान के लिए आज भी
सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें खोजना है। जिंदा चीजों का हमेशा एक लक्ष्य होता है। विज्ञान में इसे टेलियोनॉमी कहते हैं। हर जीव अपने लक्ष्य के लिए काम करता है, जैसे घोंसला बनाना, खाना खोजना या बच्चे पैदा करना। दूसरी तरफ बेजान चीजों का कोई लक्ष्य नहीं होता। वे सिर्फ लॉज ऑफ फिजिक्स पर चलती हैं, भौतिकी के नियमों पर चलती हैं। जैसे ऊपर फेंकी गई गेंद ग्रेविटी की वजह से नीचे ही गिरेगी। हम एक साथ दो अलग अलग दुनिया में रहते हैं। बेजान चीजों का इस्तेमाल करते समय हम विज्ञान के नियम लगाते हैं, जैसे घर बनाना या आग जलाना। लेकिन इंसानों या जानवरों के साथ हमारा तरीका अलग होता है। हम उनके बर्ताव, उनके बिहेवियर और लक्ष्य को समझते हैं। विज्ञान का कोई नियम किसी भूखे शेर के हमले के बारे में पहले से नहीं बता सकता। इसे सिर्फ बायोलॉजी से ही समझा जा सकता है। हम हर दिन दूसरों के लक्ष्य पर पूरा भरोसा करते हैं। जैसे सड़क पर गाड़ी चलाते समय हम मानते हैं कि दूसरे लोग भी सेफ अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं। यह लक्ष्य सिर्फ इंसानों या बड़े जानवरों में नहीं होता। एक बहुत छोटा बैक्टीरिया भी खाने की तरफ तैरता है। वह जहर से दूर भागता है। बिना दिमाग के भी वह अपना काम जानता है। हर छोटे बड़े जीव का सबसे आखिरी लक्ष्य, उनका अल्टीमेट गोल, अपनी संख्या बढ़ाना यानी बच्चे पैदा करना है। बेजान मशीनें जैसे घड़ी हमेशा एक जैसी रहती हैं, स्टैटिक रहती हैं। वे तब तक चलती हैं जब तक उनका कोई पुर्जा टूट न जाए। लेकिन जिंदा शरीर हमेशा बदलता रहता है। ये डायनेमिक है। हमारे शरीर के अंदर सेल्स और प्रोटीन्स लगातार टूटते और नए बनते रहते हैं। ऐसा शरीर को सही रखने के लिए होता है। इसका मतलब है कि कुछ हफ्तों में हम अंदर से पूरी तरह एक नए इंसान बन जाते हैं। जिंदगी में बहुत ज्यादा अलग अलग रूप होते हैं। दुनिया में लाखों तरह के जानवर और पौधे हैं। इससे भी ज्यादा अनगिनत छोटे जीव यानी माइक्रोब्स हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। समुद्र के 1 लीटर पानी में 1 अरब से ज्यादा बैक्टीरिया हो सकते हैं। जिंदगी के इतने अलग अलग रूप कैसे बने, यह आज भी एक बड़ा सवाल है। डार्विन के नियम भी जीव के विकास यानी इवोल्यूशन के इस मिस्ट्री को पूरी तरह नहीं सुलझा पाए हैं। जिंदगी हमेशा एक डगमगाती हालत में रहती है, एक अनस्टेबल स्टेट में। इसे ऐसे समझें जैसे एक पंछी हवा में टिके रहने के लिए लगातार पंख फड़फड़ाता है। अगर वह रुकेगा तो नीचे गिर जाएगा। इसी तरह एक छोटा बैक्टीरिया भी जिंदा रहने के लिए लगातार अपनी एनर्जी खर्च करता है। विज्ञान का नियम कहता है कि दुनिया की हर चीज आराम यानी इक्विलिब्रियम की तरफ जाती है, लेकिन सेल्स इसके उल्टा काम करती हैं। वे एनर्जी लगाकर अपने केमिकल्स को बनाए रखती हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि धरती पर शुरुआत में बेजान और शांत चीजों से इतनी बेचैन और लगातार एनर्जी खर्च करने वाली जिंदगी अपने आप कैसे शुरू हुई। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ की, जिंदगी के कणों की एक और बहुत अजीब बात है। इनमें एक तरह का हाथ का झुकाव या हैंडेडनेस होता है। हमारे दाएं और बाएं हाथ की तरह, हमारे राइट और लेफ्ट हैंड की तरह ये मॉलिक्यूल्स भी 2 तरह के होते हैं। नेचर में बेजान चीजें हमेशा आधी दाईं और आधी बाईं होती हैं, 50-50। लेकिन जिंदा चीजों में ऐसा नहीं होता। हमारे शरीर के सभी शुगर्स राइट होते हैं और सारे प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड लेफ्ट यानी बाएं होते हैं। यह नेचर के नियम के एकदम खिलाफ है। विज्ञान आज भी नहीं जानता कि 50-50 वाली दुनिया में सिर्फ एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स वाली जिंदगी कैसे शुरू हुई और यह आज तक कैसे टिकी हुई है। हम बेजान चीजों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हमें पता है कि बर्फ
पानी और भाप एक ही चीजें हैं, बस उनकी हालत यानी स्टेट अलग है। लेकिन जिंदा चीजों के साथ हम ऐसा नहीं कर पाते। पुराने समय में अरस्तु यानी अरिस्टोटल मानते थे कि दुनिया में हर चीज का एक पर्पस होता है। बाद में विज्ञान ने माना कि यूनिवर्स का अपना कोई पर्पस नहीं है। डार्विन ने 1859 में यह तो बता दिया कि जीव समय के साथ कैसे बदलते हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि पहली बार जिंदगी की शुरुआत, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई। डीएनए जैसी बड़ी खोजों के बाद भी हम जिंदगी की असली शुरुआत को नहीं समझ पाए हैं। वैज्ञानिक सालों से जिंदगी को चंद शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1992 में नासा ने कहा कि जिंदगी एक ऐसा सिस्टम है जो खुद को बनाए रखता है और समय के साथ बदलता है। लेकिन यह बात पूरी तरह सही नहीं है। जैसे एक खच्चर बच्चे पैदा नहीं कर सकता, इसलिए वह डार्विन के नियम में फिट नहीं बैठता, लेकिन फिर भी वह जिंदा तो है। इसका मतलब है कि जिंदगी को सिर्फ एक लाइन में बांधना बहुत मुश्किल है। जिंदगी क्या है, यह जानने के लिए हमें सिर्फ डेफिनेशन की नहीं, बल्कि एक पक्की और पूरी थ्योरी की जरूरत है। अभी तक हमारे पास जिंदगी को समझने के लिए कोई पक्की थ्योरी नहीं है, लेकिन समझने यानी अंडरस्टैंडिंग का असली मतलब क्या होता है? विज्ञान में किसी भी चीज को समझने का सबसे पुराना और पक्का तरीका इंडक्शन है। इसका मतलब है बहुत सारी घटनाओं को देखकर उनके बीच का पैटर्न या नियम समझना। यह तरीका इतना आसान है कि एक बच्चा भी इसे इस्तेमाल करता है। अगर बच्चा कोई खिलौना गिराता है तो वह नीचे गिरता है। 2-4 बार ऐसा होने पर बच्चा समझ जाता है कि चीजें हमेशा नीचे गिरती हैं। यह इंडक्शन का ही एक रूप है। आपका पालतू कुत्ता भी जब अपने खाने का डिब्बा खुलते देखता है तो वह पैटर्न समझकर जान जाता है कि उसे खाना मिलने वाला है। वैज्ञानिक भी यही करते हैं, बस उनका पैटर्न थोड़ा बड़ा होता है। जैसे आइजैक न्यूटन ने सिर्फ सेब को गिरते नहीं देखा, बल्कि यह भी समझा कि चांद भी धरती के चक्कर क्यों लगाता है। उन्होंने इन दोनों घटनाओं के बीच का बड़ा नियम खोजा, जिसे हम ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। विज्ञान में कोई भी नियम अंतिम सच नहीं होता। जैसे न्यूटन के नियम को बाद में आइंस्टीन ने और बेहतर तरीके से समझाया, इसलिए नियमों को सिर्फ एक पैटर्न कहना ज्यादा सही है, जिसे जरूरत पड़ने पर बदला जा सकता है। विज्ञान में चीजों को समझने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला रिडक्शन और दूसरा होलिज्म। रिडक्शन का मतलब है किसी बड़ी चीज को समझने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। जैसे घड़ी कैसे काम करती है, यह जानने के लिए हम उसके पुर्जों को अलग अलग करके देखते हैं। विज्ञान ने अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी इसी तरीके से पाई है। बायोलॉजी में भी डीएनए और सेल्स को इसी तरह समझा गया है। दूसरा है होलिज्म। इसका मानना है कि किसी बड़े सिस्टम को सिर्फ उसके छोटे पार्ट्स को देखकर नहीं समझा जा सकता। सिस्टम जब एक साथ काम करता है तो उसमें कुछ नए गुण, कुछ इमर्जेंट प्रॉपर्टीज आ जाते हैं जो अकेले पुर्जों में नहीं होते। जैसे पानी गीला होता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में गीलापन नहीं होता। इसलिए होलिज्म कहता है कि हमें पूरी चीज यानी होल सिस्टम को एक साथ देखना चाहिए। हालांकि इन दोनों में बहस चलती रहती है, लेकिन असल में होलिज्म भी रिडक्शन का ही एक बड़ा रूप है। जिंदगी जैसे उलझे हुए सिस्टम को समझने के लिए दोनों तरीकों की जरूरत है। अगर हमें यह जानना है कि जिंदगी कैसे शुरू हुई, तो हमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बीच का कनेक्शन समझना होगा। हमें देखना होगा कि कैसे छोटे छोटे बेजान कण, मॉलिक्यूल्स मिलकर एक जिंदा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं। हर जिंदा चीज में हजारों केमिकल रिएक्शंस लगातार होती रहती हैं। जिंदगी को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि ये रिएक्शंस कैसे और क्यों होती हैं।
कोई भी केमिकल रिएक्शन हमेशा नीचे की तरफ जाती है, डाउन हिल जाती है। इसका मतलब है कि कमजोर चीजें मिलकर एक ज्यादा पक्की और स्टेबल चीज बनाती हैं। इस पक्की चीज में एनर्जी कम होती है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें मिलकर पानी बनाती हैं। पानी इन दोनों गैसों से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यह प्रोसेस वापस रिवर्स नहीं हो सकती, वापस उल्टी नहीं हो सकती। यह विज्ञान का एक बहुत जरूरी नियम है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं इसे। लेकिन पानी बनने के लिए शुरुआत में थोड़ी एनर्जी या स्पार्क या चिंगारी की जरूरत होती है। इसे एनर्जी बैरियर कहते हैं। कोई भी प्रोसेस तभी होगी जब बनने वाली चीज यानी प्रोडक्ट पहले वाली चीजों यानी रिएक्टेंट से ज्यादा पक्की हो, ज्यादा स्टेबल हो। विज्ञान का एक और नियम यह भी कहता है कि चीजें हमेशा बिखरना पसंद करती हैं, डिसऑर्डर पसंद करती हैं। इसे एंट्रोपी कहते हैं। जैसे अगर आप कुछ ईंट जमीन पर फेंकें तो वे एक सही ढेर में नहीं बल्कि इधर उधर गिरेंगी। इसलिए अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटे हिस्सों में बंटता है तो वह ज्यादा आसान और स्टेबल होता है। ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस में एक तीसरी चीज यानी कैटलिस्ट मदद करती है, जो खुद नहीं बदलती, बस काम को तेज करती है। हमारे शरीर में इन्हें एंजाइम कहते हैं। लेकिन एक खास तरह की प्रोसेस होती है जिसे ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। इसमें जो चीज बन रही है वही चीज अपने जैसी और चीजें बनाने में मदद करती है। यह बहुत तेजी से बढ़ती है, एक्सपोनेंशियली। इसे आप एक चेस बोर्ड पर रखे चावल के दानों से समझ सकते हैं। अगर आप हर अगले खाने में चावल दोगुने करते जाएं तो 64वें खाने तक चावल पूरी धरती को ढक देंगे। इसी तरह के कण, इसी तरह के मॉलिक्यूल जो खुद अपनी कॉपी बनाते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं, जिंदगी की शुरुआत का सबसे बड़ा कारण माने जाते हैं। डीएनए और आरएनए इसी तरह काम करते हैं। स्टेबिलिटी दो तरह की होती है, एक जो कभी नहीं बदलता, स्टैटिक, जैसे पानी या कोई पहाड़। दूसरा जो लगातार बदलता रहता है, यानी डायनेमिक, जैसे कोई नदी या झरना। नदी हमेशा वहीं रहती है, लेकिन उसका पानी लगातार बहता और बदलता रहता है। जिंदगी का ठहराव इसी दूसरी तरह का है, इसी डायनेमिक तरह का है। कोई भी जीव हमेशा के लिए नहीं जीता, वह खत्म होता है, लेकिन मरने से पहले वह अपने जैसे नए जीव पैदा कर देता है। इस तरह जीवों की गिनती यानी पॉपुलेशन हमेशा बनी रहती है। इसे लगातार बदलने वाला ठहराव या डायनेमिक काइनेटिक स्टेबिलिटी कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिंदगी का यह लगातार बदलने वाला ठहराव, ये डायनेमिक स्टेबिलिटी, कई बार ठहरी हुई चीजों से भी ज्यादा पक्का होता है। जैसे एक पहाड़ शायद 6 करोड़ साल पुराना हो, लेकिन एक खास तरह के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, धरती पर पिछले 3 अरब सालों से जिंदा है। इसका मतलब है कि केमिस्ट्री में भी 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। एक जिसमें चीजें शांत और ठहरी हुई होती हैं, स्टैटिक होती हैं, और दूसरी जिसमें चीजें लगातार खुद को बढ़ाती यानी रेप्लिकेट और बदलती रहती हैं। जिंदगी इसी दूसरी तरह की केमिस्ट्री का हिस्सा है। जिंदा रहने का सबसे जरूरी नियम यह है कि जो चीजें खुद को बनाए रख सकती हैं, जो स्टेबल हैं, वे बनी रहती हैं, और जो खुद को नहीं बचा सकती वे खत्म हो जाती हैं। बेजान चीजों में भी केमिकल्स हमेशा ऐसे रूप में बदलना चाहते हैं जो ज्यादा स्टेबल हो। यह विज्ञान का नियम, सेकेंड लॉ है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें मिलकर पानी बनाती हैं, क्योंकि पानी उन दोनों से ज्यादा पक्का है। लेकिन जो मॉलिक्यूल अपनी कॉपी बना सकते हैं, रेप्लिकेटर्स हैं, उनकी दुनिया अलग नियमों से चलती है। उनके लिए स्टेबिलिटी यानी ठहराव का मतलब चुपचाप बैठना नहीं, बल्कि तेजी से अपनी जैसी और चीजें बनाना है। नियम यह है
कि अपनी कॉपी बनाने वाले केमिकल सिस्टम्स हमेशा उस रूप में बदलेंगे जो ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से अपनी कॉपी बना सके। यह नियम बेजान दुनिया के नियम जैसा ही है, लेकिन तरीका अलग है। इसका सबूत 1960 के दशक में हुए एक प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट में मिला। जब आरएनए कणों को उनकी कॉपी बनाने के लिए छोड़ दिया गया तो कुछ समय बाद म्यूटेशंस की वजह से, गलतियों की वजह से छोटे आरएनए मॉलिक्यूल यानी छोटे आरएनए कण बन गए। ये छोटे मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से अपनी कॉपी बनाते थे। धीरे धीरे उन्होंने लंबे और सुस्त कणों की जगह ले ली। यह पूरी तरह से एक केमिकल प्रोसेस थी, इसमें कोई बायोलॉजी शामिल नहीं था। इससे साबित होता है कि केमिस्ट्री में भी बदलाव और इवोल्यूशन हो सकता है। अब सवाल यह है कि विज्ञान के ये दोनों नियम एक साथ कैसे काम करते हैं। इसे रूस के उन खिलौनों की तरह समझिए जो एक के अंदर एक होते हैं। सबसे बड़ा नियम बाहरी गुड़िया है जिसके अंदर पूरी दुनिया चलती है, लेकिन जो चीजें अपनी कॉपी बनाती हैं वे अंदर वाली गुड़िया की तरह अपने खास नियमों से चलती हैं। अगर आपकी कार खराब होती है तो यह कहना सही होगा कि ऐसा विज्ञान के बड़े नियम की वजह से हुआ है, लेकिन इससे आपको कार ठीक करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको कार के अंदर की मशीनरी यानी इंजन के रूल्स को समझना होगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, धरती पर जिंदगी कैसे शुरू हुई। इसके दो हिस्से हैं। पहला, क्या हुआ था यानी हिस्टोरिकल, शुरुआत में कौन कौन से केमिकल्स थे और किन हालात में वे जिंदा सेल्स में बदल गए। दूसरा, क्यों हुआ था, ये हिस्टोरिकल, विज्ञान के किस नियम की वजह से बेजान चीजों ने जिंदगी का रूप लिया। अगर हम इनमें से एक भी सवाल का जवाब जान लें तो दूसरे का जवाब ढूंढना आसान हो जाएगा, लेकिन मुश्किल यह है कि हम आज तक दोनों में से किसी भी सवाल का साफ जवाब नहीं खोज पाए हैं। धरती लगभग 4.6 अरब साल पुरानी है। सबसे पुराने फॉसिल्स 3.4 अरब साल पुराने हैं, लेकिन वे काफी विकसित कोशिकाओं के हैं, काफी एडवांस्ड सेल्स के हैं। वे यह नहीं बताते कि पहली कोशिका यानी फर्स्ट सेल कैसे बनी थी। एक और तरीका है डीएनए और प्रोटीन्स की जांच पड़ताल करके जीवों का फैमिली ट्री बनाना। इससे हम अलग अलग जीवों के बीच के रिश्ते को समझ सकते हैं, लेकिन यह तरीका भी शुरुआती जिंदगी का सुराग नहीं दे पाया है, क्योंकि पुराने समय में जीव अपने जीन्स यानी माता पिता के अलावा दूसरों से भी बांटते थे। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होते थे। इसलिए यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि सबसे पहला जीव यानी लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर कौन था और वह कैसा था। इसलिए हमें जिंदगी की शुरुआत का सुराग खुद केमिस्ट्री में ही खोजना होगा। जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, यह विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। 1950 के दशक में स्टैनली मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक मशहूर प्रयोग किया। उन्होंने माना कि शुरुआत में धरती पर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और पानी की भाप जैसी गैसें रही होंगी। उन्होंने इन गैसों में बिजली छोड़ी, जैसे उस समय आसमान से बिजली गिरती होगी। इसका नतीजा चौंकाने वाला था। इसमें अमीनो एसिड्स बन गए जिनसे प्रोटीन बनते हैं। इससे लगा कि जिंदगी की शुरुआत को समझना बहुत आसान है, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने पूछा कि जिंदगी कहाँ शुरू हुई, समुद्र की गहराई में या मिट्टी में। क्या उस समय हवा में कार्बन डाइऑक्साइड थी। इन सवालों के अलग अलग और उलझे हुए जवाब मिले। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि हम यह बिल्कुल नहीं जानते कि अरबों साल पहले धरती का असली माहौल यानी कंडीशंस कैसा था। जब हमें यह नहीं पता कि शुरुआत में कौन से केमिकल्स थे, तो यह कहना कि क्या हो सकता था और क्या नहीं सिर्फ एक अंदाजा है, सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर लैब में आरएनए के हिस्से
यानी न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बन पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वे अपने आप नेचर में भी नहीं बन सकते। यह एक गलत सोच है। हम यह नहीं कह सकते कि जो चीज हम आज लैब में नहीं कर पाए वह करोड़ों सालों में पूरी धरती पर कहीं नहीं हो सकती थी। हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने अलग तरीके से सोचकर उन हिस्सों को लैब में बना भी लिया है। अगर आज के सबसे होशियार वैज्ञानिकों को सारे केमिकल्स और इक्विपमेंट दे दी जाए और कहा जाए कि एक लिविंग सेल बनाइए, तो वे भी नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह है कि जिंदगी कैसे बनती है यह हमें आज भी नहीं पता। इसलिए सिर्फ यह खोजना कि पुराने समय में कौन से केमिकल्स थे जिंदगी के रहस्य को नहीं सुलझा सकते। विज्ञान में दो तरह की सोच है। एक कहता है कि पहले ऐसे मॉलिक्यूल बने जो अपनी कॉपी बना सकते थे, जैसे आरएनए। दूसरा कहता है कि पहले आपस में जुड़े हुए केमिकल्स का एक चक्कर बना, एक मेटाबॉलिक साइकिल बना। लेकिन दोनों सोच में एक ही कमी है। सेकेंड लॉ कहता है कि चीजें बिखरना और शांत होना पसंद करती हैं। ऐसे में एक बहुत ही सलीके से चलने वाली और लगातार एनर्जी खर्च करने वाली जिंदगी कैसे शुरू हो सकती है? क्या धरती पर जिंदगी एक इत्तेफाक था या इसे विज्ञान के नियमों के हिसाब से ही होना था? इसका सही जवाब हम नहीं जानते। जैसे हम बता सकते हैं कि पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी या नहीं, क्योंकि हमें वहां का मौसम पता है। लेकिन अरबों साल पहले धरती पर क्या हुआ था यह हम पूरी तरह नहीं जानते। और चूंकि हमारे पास पूरी दुनिया में जिंदगी का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, हमारी अपनी धरती, इसलिए हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि जिंदगी शुरू होना एक आम बात है या एक बहुत ही रेयर घटना। आज के बायोलॉजी के सामने 3 सबसे बड़े सवाल हैं। पहला, जिंदगी क्या है? दूसरा, यह कैसे शुरू हुई? और तीसरा, हम इसे कैसे बना सकते हैं? ये तीनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना एक का जवाब जाने बाकी 2 के जवाब खोजना नामुमकिन है। पिछले 60 सालों में डीएनए जैसी खोजों ने हमें जिंदगी के हिस्सों के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन जिंदगी असल में है क्या, यह आज भी एक मिस्ट्री है। एक फेमस साइंटिस्ट कार्ल वुइज ने कहा था कि आज की बायोलॉजी 100 साल पहले की फिजिक्स जैसा है, जिसे लगता था कि सब कुछ खोज लिया गया है, लेकिन हकीकत में वह बहुत कुछ नहीं जानता था। डार्विन ने हमें यह तो बता दिया कि जीव कैसे बदलते हैं, और बाद में विज्ञान ने यह भी खोज लिया कि इसके पीछे हमारे जीन काम करते हैं। सन 2000 में जब इंसानी जीनोम को पूरी तरह पढ़ा गया तो लोगों को लगा कि जिंदगी की पहेली सुलझ गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि 3 अरब अक्षरों 3 बिलियन लेटर्स के डीएनए कोड को पढ़ लेने से भी हमें जिंदगी की पूरी समझ नहीं मिली। हम पेड़ों को तो देख पा रहे हैं, लेकिन पूरे जंगल को नहीं समझ पा रहे हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली इसकी बनावट और उलझन है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है। विज्ञान का पुराना तरीका कि चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझना, जिसे रिडक्शनिज्म कहते हैं, यहां काम नहीं आ रहा है। इसलिए वैज्ञानिक एक नया तरीका अपना रहे हैं जिसे सिस्टम्स बायोलॉजी कहते हैं। यह तरीका इस बात पर ध्यान देता है कि सेल के अलग अलग हिस्से आपस में मिलकर एक सिस्टम की तरह कैसे काम करते हैं। लेकिन यह तरीका भी जिंदगी के कुछ गहरे सवालों के जवाब नहीं दे पाया है। जब विज्ञान किसी मुश्किल चीज को नहीं समझ पाता तो उसे नए गुण या इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहकर टाल देते हैं। जैसे जिंदगी का कोई लक्ष्य क्यों है, इस सवाल को विज्ञान ने लगभग भुला ही दिया है। बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स और मैथमेटिक्स ने भी जिंदगी को समझने की कोशिश की है। फिजिक्स में एक नियम नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स है जो बताता है कि कैसे पानी के भंवर यानी पानी के वोर्टेक्स जैसी चीजें बिना किसी सहारे के अपनी बनावट बना लेती हैं। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद जिंदगी भी ऐसे ही शुरू हुई होगी, लेकिन इससे कोई पक्का जवाब नहीं मिला। मैथमेटिक्स में भी गेम ऑफ लाइफ नाम का एक खेल है
जो दिखाता है कि आसान नियमों से बहुत ही उलझे हुए डिजाइन बन सकते हैं। इससे हमें यह तो समझ आता है कि उलझने यानी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बनती है, लेकिन यह असली जिंदगी का रहस्य नहीं खोल पाया। आखिर में जिंदगी को समझने के लिए हमें बायोलॉजी और फिजिक्स और मैथमेटिक्स के पुराने तरीके को आगे बढ़ाना होगा। हम आगे केमिस्ट्री के एक नए हिस्से के बारे में बात करेंगे, जो शायद हमें जिंदगी के इन अनसुलझे सवालों का सही जवाब दे सके। बायोलॉजी की सबसे बड़ी पहेली इसका उलझा हुआ होना है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। इसे समझने के लिए क्या विज्ञान का पुराना तरीका, चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझना यानी रिडक्शनिज्म, काफी है? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि यह तरीका आज भी काम का है। हम डार्विन के नियम को केमिस्ट्री के साथ जोड़कर यह साबित कर सकते हैं कि बायोलॉजी असल में केमिस्ट्री की ही एक सब ब्रांच है, एक शाखा है जो खुद की कॉपी बनाने वाले केमिकल से जुड़ी है। सिस्टम्स केमिस्ट्री एक नया सब्जेक्ट है जो इस पहेली को सुलझा रहा है। यह नीचे से ऊपर की तरफ काम करता है। इसका मतलब है कि यह शुरुआत के बहुत आसान केमिकल से लेकर आज के मुश्किल जीवों तक का सफर समझने की कोशिश करता है। हम मानते हैं कि जिंदगी बहुत आसान चीजों से शुरू हुई थी, इसलिए अगर हम किसी हवाई जहाज यानी बोइंग 747 को समझना चाहते हैं तो उसे देखने के बजाय राइट ब्रदर्स के बनाए पहले और आसान हवाई जहाज को समझना ज्यादा सही होगा। इसी तरह आज के जीवों को समझने के लिए हमें उन पुराने और आसान मॉलिक्यूल्स को समझना होगा जो खुद की कॉपी बनाते थे। हम मानते हैं कि धरती पर जिंदगी का सफर दो हिस्सों में बटा है। पहला, जब बेजान चीजों से जिंदगी बनी यानी केमिकल फेज। दूसरा, जब आसान जीवों से आज के मुश्किल जीव बने यानी बायोलॉजिकल फेज। लेकिन सच तो यह है कि ये दो अलग हिस्से नहीं, बल्कि एक ही लगातार चलने वाली प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है। 1960 के दशक में हुए एक एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि आरएनए मॉलिक्यूल भी समय के साथ खुद में बदलाव करते हैं। इसका मतलब है कि डार्विन का नियम सिर्फ जीवों पर नहीं बल्कि केमिकल्स पर भी लागू होता है। बायोलॉजी का एक और नियम, जिसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं, वो कहता है कि दो ऐसे जीव जो एक ही खाने पर टिके हैं एक साथ नहीं रह सकते। जो ज्यादा ताकतवर होगा, जो ज्यादा फिटर होगा, वह दूसरे को खत्म कर देगा। गैलापागोस के अलग अलग चोंच वाले पंछी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वे इसलिए जिंदा बचे क्योंकि वे अलग अलग तरह का खाना खाते थे। मजे की बात यह है कि आरएनए मॉलिक्यूल भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जब दो अलग अलग आरएनए को एक ही चीज, एक ही सबस्ट्रेट दी गई तो ज्यादा तेज वाले ने दूसरे को खत्म कर दिया। लेकिन जब उन्हें 5 अलग अलग चीजें दी गई तो दोनों ने अलग अलग चीजों पर अपना हक जमा लिया और एक साथ जिंदा रहे, बिल्कुल उन पंछियों की तरह। जिंदगी का पूरा सफर कॉम्प्लेक्सिटी के बढ़ने का सफर है। शुरुआत में जब एक अकेला मॉलिक्यूल अपनी कॉपी बनाने की कोशिश करता था तो वह बहुत धीमा और कमजोर था। लेकिन जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल ने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया क्रॉस कैटेलिसिस और कोऑपरेशन से, तो उनका काम बहुत तेज और आसान हो गया। इसे बायोलॉजी में सिम्बायोसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम हम अकेले नहीं कर सकते वह हम मिलकर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। विज्ञान के नियमों के हिसाब से हमेशा बड़ी और मुश्किल बातों यानी बायोलॉजिकल को छोटी और आसान बातों यानी केमिकल से समझना चाहिए, उल्टा नहीं। इसलिए बायोलॉजी के नेचुरल सिलेक्शन को केमिस्ट्री के काइनेटिक सिलेक्शन से समझना ज्यादा सही है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो ज्यादा तेज है वही जीतेगा। केमिस्ट्री हमें ज्यादा गहराई से और मैथमेटिक्स के हिसाब से समझा सकता है कि कौन सा मॉलिक्यूल कितनी जल्दी दूसरे को खत्म करेगा या वे एक साथ कैसे रह सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डार्विन ने कहा था कि जो जीव सबसे ज्यादा फिटेस्ट होता है वही जिंदा रहता है और अपनी नस्ल बढ़ाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन यह फिटनेस असल में क्या है? केमिस्ट्री में इसे हम डायनामिक काइनेटिक स्टेबिलिटी या DKS कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई सिस्टम कितनी तेजी से अपनी जैसी और चीजें बना सकता है और कितने लंबे समय तक खुद को बचाए रख सकता है। बायोलॉजी में हम कभी एक अकेले जीव की फिटनेस नहीं देखते, बल्कि पूरी पॉपुलेशन की फिटनेस देखते हैं। कोई भी जीव हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता। जीव पैदा होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन आबादी हमेशा बनी रहती है। इसलिए असली फिटनेस आबादी के ठहराव यानी DKS में छिपी होती है। यह ठहराव, यह स्टेबिलिटी, यह DKS हर जीव के लिए अलग अलग हो सकता है और इन्वायरमेंट बदलने पर बदल भी सकता है। जैसे पानी में बैक्टीरिया बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ाते हैं, लेकिन अगर पानी में क्लोरीन मिला दी जाए तो वे सब मर जाएंगे। उनका स्टेबिलिटी, उनका DKS 0 हो जाएगा। इवोल्यूशन का सबसे बड़ा नियम यही है कि जीव हमेशा उस दिशा में बढ़ते हैं जहां उनकी स्टेबिलिटी, उनकी DKS सबसे ज्यादा हो। जो जीव, जो रेप्लिकेटर ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी आबादी बढ़ा सकता है वही जिंदा रहेगा। यह नियम बेजान चीजों से लेकर आज के बड़े और उलझे हुए जीवों तक सब पर लागू होता है। इसका मतलब है कि जिंदगी की शुरुआत और जीवों का विकास यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। दोनों एक ही नियम DKS मैक्सिमाइजेशन से चलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ एक रास्ता है जो जीवों को इस मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। इवोल्यूशन में जीवों के विकास में 4 मेन कदम होते हैं। पहला, अपनी कॉपी बनाना यानी रेप्लिकेशन। दूसरा, कॉपी में बदलाव आना यानी म्यूटेशन। तीसरा, सिस्टम का ज्यादा उलझा हुआ और बेहतर होना यानी कॉम्प्लेक्सिफिकेशन। और चौथा, जो सबसे अच्छा हो उसका चुना जाना यानी सिलेक्शन। DNA में जो जानकारी होती है वह असल में एक बहुत ही पक्के रसायन, एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट की तरह काम करती है। यह जानकारी सिर्फ खुद की कॉपी नहीं बनाती, बल्कि दूसरे जरूरी रसायनों यानी प्रोटीन्स को बनाने में भी मदद करती है। जैसे जैसे विकास, जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ा, इस DNA ने खुद को और भी बेहतर बना लिया ताकि वह अपना DKS यानी अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा सके। विज्ञान का एक कड़ा नियम है, कहता है कि दुनिया में हर चीज को समय के साथ बिखरना और शांत होना है, लेकिन जीवों की दुनिया एक अलग ही नियम यानी DKS से चलती है जो उन्हें बिखरने से रोकता है। सवाल यह है कि एक ही समय पर ये दो अलग अलग नियम कैसे काम कर सकते हैं? इसका जवाब है एनर्जी यानी ताकत। अगर कोई जीव, कोई रेप्लिकेटर बाहर से एनर्जी लेना सीख जाए, मेटाबॉलिज्म से, एनर्जी गैदरिंग से, तो वह विज्ञान के इस नियम को भी पार कर सकता है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई कार ग्रेविटी की वजह से सिर्फ ढलान पर नीचे जा सकती है, लेकिन अगर उसमें इंजन लगा हो और उसमें पेट्रोल डाला जाए यानी एनर्जी डाली जाए तो वह ऊंचाई पर भी चढ़ सकती है। जिस दिन धरती पर किसी बेजान मॉलिक्यूल ने अपने अंदर एनर्जी खींचने की ताकत यानी मेटाबॉलिज्म पैदा कर ली, उसी दिन जिंदगी की शुरुआत हुई। सालों से यह बहस चल रही है कि पहले क्या आया, अपनी कॉपी बनाने वाला कण यानी रेप्लिकेटर या ताकत बनाने वाला सिस्टम यानी मेटाबॉलिज्म। असल में ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं। बिना ताकत के, बिना मेटाबॉलिज्म के कोई मॉलिक्यूल अपनी कॉपी नहीं बना सकता, और बिना कॉपी बनाए एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। जिंदगी की शुरुआत के लिए इन दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। आइए अब जिंदगी के सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजें।
कि जिंदगी क्या है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें विज्ञान के एक नए हिस्से को समझना होगा, जिसे सिस्टम्स केमिस्ट्री कहते हैं। यह सब्जेक्ट हमें बताता है कि आसान और बेजान केमिकल से जिंदगी कैसे शुरू हुई। शुरुआत में धरती पर कोई ऐसा मॉलिक्यूल बना होगा जो अपनी जैसी और चीजें बना सकता था। यह मॉलिक्यूल बहुत छोटा था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी ताकत थी। तेजी से अपनी आबादी बढ़ाने की ताकत, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ताकत। अगर एक छोटा सा मॉलिक्यूल हर मिनट अपनी कॉपी बनाए तो सिर्फ 5 घंटे में वह पूरी यूनिवर्स को भर सकता है। इस ताकत की वजह से जीवों की दुनिया में एक नया नियम लागू होता है, जिसे डायनेमिक काइनेटिक स्टेबिलिटी या डीकेएस कहते हैं। इसका मतलब है कि जो केमिकल जितनी तेजी से अपनी कॉपी बनाएगा वह उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। यहीं से जिंदगी की परिभाषा यानी डेफिनेशन निकलती है। जिंदगी एक ऐसा सिस्टम है जो अपनी एनर्जी खुद जुटाता है, लगातार अपनी कॉपी बनाता है और खुद को बनाए रखता है। सेल्फ सस्टेनिंग काइनेटिकली स्टेबल डायनेमिक रिएक्शन नेटवर्क है। इस परिभाषा के हिसाब से मौत का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई जीव इस कॉपी बनाने वाली दुनिया, इस रेप्लिकेटिव वर्ल्ड से निकलकर वापस आम केमिकल्स की शांत दुनिया में, थर्मोडायनेमिक वर्ल्ड में लौट गया है। जिंदगी कोई बहुत मुश्किल पहेली नहीं है। यह सिर्फ एक लगातार चलने वाली साइकिल है, जिसमें जीव अपनी कॉपी बनाते हैं यानी रेप्लिकेशन करते हैं, उनमें बदलाव आते हैं, म्यूटेशन आते हैं और वे और बेहतर बनते हैं यानी कॉम्प्लेक्सिफिकेशन होता है। और जो सबसे अच्छा होता है वह चुना जाता है, उसका सिलेक्शन होता है। जिंदगी की इतनी सारी उलझने, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी जिंदगी का कारण नहीं है, बल्कि ये तो इस लगातार कॉपी बनाने का नतीजा है। आइए अब जिंदगी की कुछ खास बातों को इस नए नियम, इस डीकेएस से समझें। पहला, जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है? बेजान चीजें इसलिए जुड़ती हैं क्योंकि वे स्टेबल होना चाहती हैं, लेकिन जीवों की दुनिया में चीजें इसलिए जुड़ती हैं ताकि वे और तेजी से अपनी कॉपी बना सकें। जैसे जैसे जीव बेहतर होते गए वे और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए ताकि उनका ठहराव, उनकी स्टेबिलिटी, उनका डीकेएस और बढ़ सके। दूसरा, जीव हमेशा डगमगाते क्यों होते हैं, अनस्टेबल क्यों होते हैं? विज्ञान का नियम सेकेंड लॉ कहता है कि चीजों को शांत होना चाहिए, लेकिन जीवों को अपनी कॉपी बनाने के लिए लगातार एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे एक पंछी हवा में रुकने के लिए लगातार पंख फड़फड़ाता है। एनर्जी जुटाने की ताकत यानी मेटाबॉलिज्म की वजह से ही जीव डगमगाकर भी जिंदा रह पाते हैं। तीसरा है, जीव हमेशा बदलते क्यों रहते हैं, डायनामिक क्यों है? जीवों का शरीर हमेशा टूटता और नया बनता रहता है ताकि पॉपुलेशन बनी रहे। जैसे झरने का पानी हमेशा बदलता है लेकिन झरना वहीं रहता है। मौत भी इसी चक्र का, इसी साइकिल का एक जरूरी हिस्सा है जो पुरानी चीजों को हटाकर नई चीजों के लिए जगह बनाती है। चौथा, दुनिया में इतने तरह के जीव, इतनी डाइवर्सिटी क्यों है? आम केमिकल्स हमेशा एक ही मंजिल यानी थर्मोडायनेमिक सिंक तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जीवों के पास खुद को बेहतर बनाने के कई अलग अलग रास्ते होते हैं। वे अपने आसपास के माहौल और मिलने वाली चीजों के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं, जिससे नए नए जीव बनते हैं। पांचवा, जिंदगी में सिर्फ एक तरह के कण क्यों होते हैं? बेजान चीजों में दाएं और बाएं दोनों तरह के मॉलिक्यूल, दोनों तरह के कण बराबर होते हैं, लेकिन जिंदगी में सिर्फ एक ही तरह के कण पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉपी बनाने की तेज प्रक्रिया ऑटोकैटालिसिस एक ही तरह के कणों को बढ़ावा देती है। एक ही तरह के मॉलिक्यूल, एक ही तरह के कण होने से जीव
ज्यादा तेजी से और बिना किसी गलती के अपनी कॉपी बना पाते हैं, जिससे उनका ठहराव, उनकी स्टेबिलिटी या DKS बढ़ता है। छठा, जीवों का अपना एक लक्ष्य, एक टेलियोनॉमी, एक पर्पस क्यों लगता है? आम केमिकल सिर्फ नीचे की तरफ यानी डाउनहिल बह सकते हैं, लेकिन जब कोई जीव एनर्जी जुटाना सीख लेता है तो वह कार के इंजन की तरह ऊपर भी जा सकता है। वह सिर्फ साइंस के नियम का गुलाम नहीं रहता, बल्कि खुद को बचाने के लिए, अपने डीकेएस के लिए काम करता है, जो हमें एक पर्पस की तरह दिखाई देता है। अब कुछ और जरूरी सवाल पे बात करते हैं। होश या सोचने समझने की ताकत, या जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, यह क्या है? होश या सोचने समझने की ताकत या सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ ज्यादा बेहतर जीवों में होती है, एडवांस्ड लाइफ फॉर्म्स में। जिस तरह इवोल्यूशन ने शरीर को मजबूत बनाने के लिए हड्डियों का इस्तेमाल किया और देखने के लिए आंखों का, उसी तरह होश भी जीवों का ठहराव यानी स्टेबिलिटी, उनका डीकेएस बढ़ाने का एक तरीका है। इसे समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाकर दिमाग की यानी न्यूरल एक्टिविटी की सबसे शुरुआती और आसान बनावट को समझना होगा। सवाल है, क्या दूसरी दुनिया यानी एलियन लाइफ के जीव हमारे जैसे दिखेंगे? अगर दुनिया में, अगर यूनिवर्स में कहीं और जिंदगी है तो वह भी इन्हीं नियमों यानी रूल्स ऑफ केमिस्ट्री से बनी होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका शरीर भी डीएनए या प्रोटीन से बना हो। कोई और केमिकल भी अपनी कॉपी बनाने का काम कर सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर वे होंगे तो वे बिल्कुल हमारे जैसे ही काम करेंगे। जैसे हर कार में इंजन, पहिए और बैठने की जगह होती है, चाहे वह लोहे से बनी हो या फाइबर से, इसी तरह बाहरी दुनिया यानी एलियन लाइफ के जीव भी खुद को बचाने और अपनी कॉपी बनाने के लिए उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करेंगे जो धरती के जीवों ने खोजे हैं। क्या हम लैब में जिंदगी बना सकते हैं? यह बहुत मुश्किल है। एक जिंदा जीव, एक लिविंग सिस्टम को मारना बहुत आसान है, लेकिन उसे बनाना उतना ही मुश्किल। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। एक आदमी हवा में 5 गेंदें उछाल रहा है, जगलिंग कर रहा है। उसे धक्का देकर गेंदों का गिराना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप उस पर 5 गेंदें एक साथ फेंके तो वह अचानक से उन्हें उछालने नहीं लगेगा। जिंदगी भी इसी तरह की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक डायनामिक प्रोसेस है। आप सेल्स के सारे केमिकल्स एक साथ मिलाकर जिंदा सेल नहीं बना सकते। इसे बनाने के लिए आपको एक एक कदम, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा, ठीक वैसे ही जैसे इवोल्यूशन ने अरबों सालों में किया। जिंदगी कैसे शुरू हुई? ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है? जिंदगी की शुरुआत का असली जवाब सिस्टम्स केमिस्ट्री ने दे दिया है। जिंदगी सिर्फ इसलिए शुरू हुई क्योंकि कुछ केमिकल्स, कुछ आसान रसायन अपनी कॉपी बनाने लगे। जैसे जैसे वे कॉपी बनाते गए, वे और बेहतर होते गए और कॉम्प्लेक्स होते गए, ताकि वे खुद को ज्यादा पक्का, ज्यादा स्टेबल रख सकें। डार्विन का विकास का नियम, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सिर्फ जानवरों पर नहीं बल्कि केमिकल्स पर भी लागू होती है। डार्विन ने 130 साल पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिंदगी कोई एक चीज नहीं बल्कि केमिकल्स का एक जाल है, एक नेटवर्क है। पानी वह जगह है जहां यह जाल बुना गया। हम मानते हैं कि हर जीव एक अलग पहचान रखता है, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी जीव अकेला नहीं है। एक इंसान के शरीर में उसके अपने सेल्स से 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं जो उसे जिंदा रखते हैं। पेड़ भी मिट्टी के बैक्टीरिया पर टिके होते हैं। जिंदगी एक दूसरे के अंदर छुपी हुई रूस की गुड़ियों जैसी है, रशियन डॉल्स जैसी है।
हम सब एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। यहाँ तक कि खच्चर जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता या वायरस जो अपने आप जिंदा नहीं रह सकते, वे भी इसी बड़े जाल का, इसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री अब एक हो चुके हैं। इस जानकारी से हमें समझ आता है कि हम इस पूरी दुनिया का, इस यूनिवर्स का हिस्सा कैसे हैं और हम सब ऑल लिविंग थिंग्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। यही कनेक्शन, यही जुड़ाव शायद इंसानों के भविष्य के लिए, फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड के लिए एक नई उम्मीद बन सकता है। इस बुक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में, एक नई किताब के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।